गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है CUET 2025 का ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो पिछला क्लास में हम 5 मिनट समय लेते हैं कि पिछला क्लास में हम क्या पढ़ाए थे। उसके ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल होगा जो CUET के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोग जो है वो देखे थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज को हम लोग डेफिनेशन से डिफाइन कर लिए थे कि चार्ज भाई साहब है क्या। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज बॉडी। मतलब चार्ज किसी भी मटेरियल बॉडी का एक मूलभूत आधार है, एक आधार है ना। मतलब किसी भी मटेरियल का, ये कंघी हो, बाल हो, है ना, वो सारे क्या है, एक उसका मूलभूत प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके वजह से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को या तो रिपेल करता है या फिर उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे बाल और कंघी, शुरुआत में कोई भी मटेरियल बॉडी शुरुआत में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे ही उसको हम ऐसे रब करते हैं, बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज होता है। अब ये भी हम पिछले क्लास में बताए थे कि दो बॉडी को रगड़ने से चार्ज कैसे हो गया। रगड़ने से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जंप कर जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम लोग SI यूनिट क्या होता है, इसको हम बताए थे कि ये SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। इसका CGS यूनिट क्या होता है, तो बताए थे स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। या फिर इसको ESU से भी दिखाते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से भी इसको शो करते हैं। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या फिर स्टेट कूलम होता है। ये चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके थे, है ना। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसको हम लोग प्रोटॉन से समझते हैं, निगेटिव चार्ज जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन से समझते हैं, है ना। ये पढ़ चुके थे, बस एज ए रिवाइज कर रहे हैं 5 मिनट्स, ताकि आपको जो है ना याद हो जाए सारा चीज़ें, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि भाई प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो +E होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है -E, और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। फिर पढ़ाए थे आपको कि दो लाइक चार्ज रिपेल करता है और दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। मतलब एक जैसा चार्ज रिपेल करता है, जिसे पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। निगेटिव क्या करेगा, रिपेल। एक जैसा चार्ज रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। वहीं अनलाइक चार्ज यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इसका जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है ना। प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जिसमें पहला था एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, है ना, क्या होता है, हम बोले थे चूंकि चार्ज क्या है, चार्ज है क्या, चूंकि चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब ये हो गया कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर नहीं है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि स्केलर होता है तो उसको अलजेब्रा जैसे जोड़ देते हैं। इसीलिए चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गया है एडिटिव नेचर। बोलता है कि कैसा भी चार्ज हो, है ना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सबको हम लोग जोड़ देंगे, है ना। इसके बारे में बात कर चुके थे। यदि नेट चार्ज क्या होगा, सिस्टम में नेट चार्ज क्या होगा, तो सिस्टम में जितना चार्ज है सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। ये क्या था, एडिटिव नेचर। फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन पढ़े थे। और क्वांटाइजेशन, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि इस पूरे सिस्टम हो या बॉडी हो,
उसका नेट चार्ज है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। मतलब जो चार्ज होगा वो एन ई के बराबर होगा। मतलब ये है कि जो भी चार्ज होगा, एन मतलब इंटीजर, एन क्या है इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं इंटीजर, है ना। जैसे फ्रैक्शन 1.5 इज नॉट इंटीजर। मतलब जो भी जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। जैसे 1e हो गया भाई साहब, 2e हो गया, 3e हो गया, 10e हो गया, है ना, 100e हो गया, ऐसे पॉसिबल होगा, है ना। ऐसा चार्ज नहीं हो सकता है बोलेगा आधा इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, जो होगा इंटीजर में होगा। बोल देंगे 2.5e, बोल देंगे 3.25e, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट्स होगा। पूछते पूरे क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है। क्या स्टूडेंट ऐसा हो सकता है, आधा स्टूडेंट, 1.5 स्टूडेंट, फ्रैक्शन में स्टूडेंट नहीं हो सकता। मतलब स्टूडेंट्स भी क्या है क्वांटाइज है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट्स है। वैसे ही चार्ज भी क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है। अब इसके ऊपर हम पिछला क्लास में क्वेश्चन दो न्यूमेरिकल किए हुए थे, है ना। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज जो है वो हम बताए नहीं थे पिछला क्लास में, तो तीसरा प्रॉपर्टीज जो है आप लिखेंगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि चार्ज भी क्या होता है कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब संरक्षित का मतलब जितना पहले था उतना बाद में भी है। जितना पहले है, अगर हम 10 रुपये किसी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, वो बचा के रखा हुआ है, बाद में भी 10 रुपये, तो हम बोलेंगे 10 रुपये क्या है कंजर्व है, संरक्षित है ना। जितना पहले था उतना ही बाद है, वो हम बोल सकते हैं वो संरक्षित है। तो चार्ज भी क्या है संरक्षित है, मतलब कंजर्व है। क्यों कंजर्व है, जैसे हम लोग क्रिएट, जैसे एनर्जी भी क्या होता है कंजर्व होता है, ऊर्जा भी क्या होता है कंजर्व होता है। एनर्जी कंजर्व क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो कभी क्रिएट नहीं हुआ है, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ना, वो हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, इसलिए एनर्जी क्या कंजर्व है। उसी प्रकार, है ना, चार्ज भी क्या है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, जिसे हम बना नहीं सकते, उसे हम लोग बर्बाद भी नहीं कर सकते। नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। होता क्या है, इट्स ओनली, है ना, इट्स ओनली ट्रांसफर्ड और जम्प्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। होता है चार्ज को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप करता है, बर्बाद नहीं होता है। अगर इस बॉडी में 10 है, दूसरे में चला गया तो वो है कंजर्व, वहीं पे है, बर्बाद नहीं हो रहा है। इसीलिए चार्ज क्या होता है कंजर्व होता है। सो चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है चार्ज इज कंजर्व, है ना, बिल्कुल यस, चार्ज इज कंजर्व। तो हम लोग जो है चार्ज के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, चार्ज के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं, न्यूमेरिकल भी दो कर चुके थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस जो यहाँ तक आ सकता है, जो आता है। इसके बाद आपको जो है, हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन जो है हम लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है विच इज बिगर, क्वेश्चन है कि बड़ा कौन है भाई, एक कूलम चार्ज बड़ा है, या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज है वो बड़ा है, बड़ा कौन है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, यानी हम बोल सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज होगा। ये एक क्वेश्चन हो गया,
है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है। तो हम लोग जो सीयूईटी का जो तैयारी करते हैं उसमें 12th बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी पे भी फोकस होना चाहिए अच्छे से, ताकि एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो नया पेज लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन है विच इज बिगर, विच इज बिगर, कौन बड़ा है, विच इज बिगर, 1 कूलम चार्ज बड़ा है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कौन बड़ा है। भाई इसमें देखो क्वेश्चन 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, है ना। कौन बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है 1 कूलम, बहुत ज़्यादा बड़ा है। 10 के पावर माइनस 19, इतना छोटा चार्ज है जिसको 10 के पावर माइनस 19 काउंट भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है। 10 के पावर माइनस 3 हो जाता तो भी बोलते हैं कि बहुत छोटा है, ये तो 10 के पावर माइनस 19 है। तो 1 कूलम जो है ना, बहुत ही ज़्यादा है, इसको कितना भी लगा देंगे कम ही होगा, है ना। तो पहला आंसर हो चुका है कि 1 कूलम चार्ज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, है ना। पहला क्वेश्चन इसी के अंदर क्वेश्चन था, है ना, कि 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएगा, ये क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलके जो चार्ज होगा फॉर्म 1 कूलम, वो 1 कूलम बनाएगा, है ना। इसका तो जो है आमतौर पे स्टूडेंट्स को रट ही लेना चाहिए, है ना। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1 कूलम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म 1 कूलम, कितना जो है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलके, है ना, 1 कूलम निर्माण करेगा। तो आपको बता दें, इसको हम लोग 3 स्टार कर देते हैं, क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपको याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितना 6.25 इंटू 10 के पावर 18, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेगा तब सिर्फ 1 कूलम का ही निर्माण करेगा। तो ये आपको याद रखना है, और हम देखिए इसको हम बता भी देते हैं कैसे आया है, ऐसे याद रहना चाहिए आदमी को, है ना। कितना 6.25 10 के पावर 18, देखते हैं कैसे आया, कैसे आया, है ना। हम तो डायरेक्ट याद करा दिया आपको, है ना। तो ऐसा समझना है, एक एक नियम से, एक एक नियम से। ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक एक नियम से, यूनिटरी मेथड से, कि भाई 1.6 10 के पावर माइनस 19, इतना छोटा जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन्स का होगा, तो 1 बटा इसको डिवाइड कर देते हैं, 1.6 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 के पावर 19 बटा 1.6, इसको हम लोग क्या लिख दें 10 गुने 10 के पावर 18 बटा 1.6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96, 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आता है। मतलब 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप क्लियर होगा। एक एक यूनिटरी मेथड से भी ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे आपको याद रहना चाहिए, ये सब चीज़ें सबको याद रहता है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, चाहे मेंस वाले, आईटी मेंस वाले, सबको, है ना, या 12th बोर्ड के जो एग्जाम लिख रहे हैं सबको, है ना। 12th बोर्ड के इवन जो है 12th बोर्ड के जो क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव, उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको ले दे के सब कुछ अच्छा होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। या ये इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई, यानी N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q बाई ई, यानी चार्ज कितना चाहिए 1 कूलम, ई की वैल्यू कितना है 1.6 10 के पावर माइनस 19, 10 इंटू 10 के पावर 18, ऊपर 19 को 9, अच्छा एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं इसको हम लोग, है ना, शॉर्ट नहीं मारते हैं। 19 नीचे कितना होगा 1.6, इसको 10 गुने 10 के पावर 18 बटा 1.6, यानी ये हो गया 6.25 10 के पावर 18।
तो डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितना आ गया, इतना मिलके, है ना, Q इक्वल टू 1 कूलम बनाया। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन करिए इसको। अगला जो है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितना गोबर क्वेश्चन हो गया, देखो आंसर भी लिखा हुआ है ना, तो सोल्व कर सकते हैं, यहीं पे सोल्व हो जाएगा भाई साहब, है ना। कैसे हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं पर ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, ऐसे सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज उतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना, एक एक नियम से भी बन सकता है ना, एक एक नियम से भी बन सकता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, 1.6 10 के पावर माइनस 19। दो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, 2 इंटू 1.6 10 के पावर माइनस 19। तो इतना सारे इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना, तो इतना सारे चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर डायरेक्ट कर देते हैं, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई। हमको चार्ज निकालना है, जब नंबर ऑफ n कितना है, 12.5 10 के पावर 18, सॉरी 8, इतना इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके आप साइड में देख सकते हैं, है ना, कितना आ जाएगा। चलिए साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके लिए, जो है ना, कितना है, 12.5 इंटू 1.6, तो 25, 12 3 15, 7, 125, 0.5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, 1 2, 2 पॉइंट के बाद 20, यानी इसको जब मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 20 इंटू 10 के पावर माइनस 19 में से 8 गया, माइनस का 11, है ना। अब इसको और हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम। आंसर आ गया, आंसर आ गया। ऐसा ऐसा गोबर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, जो चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस वही लिए 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब फोर्स, है ना। तो इसको हम हटाने जा रहे हैं, आई होप आपको क्लियर होगा ये सारा चीज़ें, है ना। अगला क्वेश्चन ये है ना, ये हम पिछला क्लास में नोट करके लिखवाए थे, है ना, कि भाई अल्फा पार्टिकल होता क्या है, कैसे लिखवाए थे, ऐसे करके, है ना, ऐसे नोट किए हुए थे पिछला क्लास में, ऐसे नोट लिखे थे। अब बोले थे कि भाई अल्फा पार्टिकल के बारे में जान जाओ, क्योंकि यहाँ से सिर्फ यही चैप्टर नहीं, 12th के हर चैप्टर में यूज होगा। न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, एटम वाला चैप्टर, हर जगह अल्फा पार्टिकल का यूज होता है। यहाँ तक कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते तो उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ही होता है। तो ले देख अल्फा के बारे में तो जानकारी चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल है क्या, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, तो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हम लोग हीलियम +2 आयन को बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिलहाल है कि भाई चार्ज कितना है, अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना है। तो चार्ज देखिए यहाँ पे +2e है, कितना है, +2e, यानी +2। अब e की वैल्यू कितना है, 1.6 10 के पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई किया 3.2 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको ऐसे याद रखना है, ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, यानी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया, यही चीज़ आ गया क्वेश्चन। तो यही चीज़ हम देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन के चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो अभी हम बता दिए कितना होता है, 3.2 10 के पावर माइनस 19, यानी अभी पिछला क्लास में जो हमारा नोट्स था वहीं से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका ये है, इसके बाद क्वेश्चन ये है भाई, कैलकुलेट द चार्ज ऑन फेरस न्यूक्लियस। याद रखेंगे क्वेश्चन क्या है, फेरस न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होगा। आंसर तो लिखा हुआ है, आप बताइए कितना होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में न्यूक्लियस पूछा है, क्या पूछा है, न्यूक्लियस।
यदि पूछता कि फेरस एटम में कितना होता, तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। तो थोड़ा सा आप समझ जाइए, ठीक। उसके बाद इस क्वेश्चन को चलते हैं, करते हैं, है ना। अगर हम बोलते हैं कोई भी एटम जो होता है ना, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे अगर हम फेरस का ही बात करें तो फेरस जो है, जैसे एटॉमिक नंबर 26, ये है 56। तो एक एटम में जो होता है ना, एक एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि इन एटम, यानी एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव होता है निगेटिव, मतलब न्यूट्रल, है ना। अगर हम लोग एटम की बात करेंगे तो यह न्यूट्रल है, लेकिन न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर में तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं है ना। यानी सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे, है ना। एटम की बात करेंगे तो तीनों हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन भी हो गया, प्रोटॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन भी हो गया। न्यूट्रॉन की तो बातें नहीं करेंगे भाई, ये तो नो चार्ज है, कोई चार्ज इसके अंदर नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन, तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस, है ना। Fe26 56, ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मतलब हो गया ये, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के घर में कौन रहता है, न्यूक्लियस एक ऐसा घर है जिसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। यदि न्यूट्रॉन के अंदर अगर क्या है, नो चार्ज है, चार्ज ही नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चार्ज आता है ड्यू टू प्रोटॉन होता है, जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। और ये क्या है, मास नंबर। भाई मास नंबर क्या दिखाता है, मास नंबर दिखाता है भाई कि न्यूक्लियस के अंदर कितना न्यूक्लियॉन्स है ना। मतलब मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। न्यूक्लियस के अंदर कितना है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो हमारा फिलहाल जो क्वेश्चन है कि Fe न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो भाई Fe न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 26। न्यूट्रॉन की तो कोई चार्ज नहीं है। कितना प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 26। एक प्रोटॉन का चार्ज पता है E होता है, तो 26 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 26 E हो जाएगा। यानी चार्ज हम लोग निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 26। E की वैल्यू हो जाएगा 1.6 10⁻⁹। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में कितना होगा, 26 गुने 16, 36 15 26 4। अब एक पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, यानी ये हो जाएगा, है ना, 41.6 10⁻⁹, या फिर 4.16 10⁻⁸, जो ऐसा समझना है। ये सब आंसर हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जब भी पूछा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन को निकालेंगे, क्योंकि प्रोटॉन ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हम हटाने जा रहे हैं, तो आ गया है 4.16 10⁻⁸। ये हमारे क्वेश्चन से ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं है, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली कहाँ से आता है, अब आता है, पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, कूलम फोर्स। अब स्टार्ट करते हैं कूलम फोर्स, है ना। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ है क्या, है ना। कूलम्स लॉ जो है वो बताता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, या फिर कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कूलम्ब फोर्स मतलब कूलम्ब इज चार्ज, चार्ज के बीच में लगा फोर्स, यानी हम बोल सकते हैं डेफिनेशन में, है ना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज
टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। बिटवीन क्या हो गया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स। ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे लोग क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। यानी दो चार्ज लेते हैं, एक Q1 चार्ज लिया और दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, Q2 चार्ज लिया। यदि दोनों पॉजिटिव, अगर कुछ साइन नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव आपस में रिपेल करता है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या मान ले, R मान लेते हैं। क्या मानते हैं, डिस्टेंस R मान लेते हैं। दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करता है। ये F फोर्स रिपेल किया, ये इसको इधर रिपेल किया, ये इसको उधर रिपेल किया, और दोनों फोर्स इक्वल होगा। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन से जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये उसको उधर लगाएगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो फोर्स दोनों सेम होगा, अलग अलग फोर्स नहीं समझना है ना। दो चार्ज के बीच में लगा फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। और ये फोर्स होता कितना है, तो बोलता है कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट के हिसाब से है ना, स्टेटमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट कहता है, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हम शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं। पहला कहता है कि जो फोर्स होगा, जो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो Q1 Q2, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, है ना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। चार्ज का वैल्यू बढ़ाइएगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रतिकर्षण या उसको या फिर बोल सकते हैं रिपल्सन फोर्स लगाएगा, है ना। चार्ज का वैल्यू कम होगा मैग्नीट्यूड, तो फोर्स की वैल्यू घटेगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि आप डिस्टेंस दूर दूर रखिएगा तो इम्पैक्ट कम होगा, नज़दीक रखिएगा ज़्यादा लात मारेगा, दूर रखिएगा लात नहीं पहुँचेगा। ठेठ भाषा में समझा रहे, मतलब नज़दीक रखिएगा ज़्यादा फोर्स लगाएगा, दूर रखिएगा फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। जैसे चुंबक में नज़दीक में क्या होता है, खींच लेता है, दूर रखेंगे तो नहीं खींच पाता है क्योंकि उतना दूर तक उसका फील्ड नहीं है। मतलब डिस्टेंस बढ़ाने पे, डिस्टेंस यदि बढ़ाते हैं तो फोर्स घट जाता है और डिस्टेंस घटाने से फोर्स बढ़ जाता है, इनवर्सली है। बात समझ में आ रहा है। इसी दोनों को, जब इसी दोनों या तीनों जो मानना है ना, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं। जब तीनों इक्वेशन मिलाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तीनों इक्वेशन मिलाएंगे तो A प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, Q1 Q2/r², ये मिलता है। और जैसे ही प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं K, जिसको हम लोग बोलते हैं K। अब यहाँ से भी K का जो है क्वेश्चन पूछ देता है भाई साहब कि K का डायमेंशन क्या होगा, K का SI यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ये हटाएंगे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है K, Q1 Q2/r²। तो फोर्स का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, K Q1 Q2/r²। और K जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होता है। और K जो है होता कितना है, K होता है 1/4πε0, है ना। K का वैल्यू क्या होता है 1/, ऐसे इसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू K का कितना होता है 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। पर ये वैल्यू आता कैसे है, वो इस पर डिपेंड करता है कि भाई K है क्या, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब K का मतलब क्या होता है 1/4πε0। एक्चुअली इतना ही होता है, अब इसी को हम लोग K लिख देते हैं, है ना। जैसे ही प्रोपोर्शन हटाते हैं कांस्टेंट टर्म आता है 1/4πε0, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, छोटा सा टर्म में K। तो K है क्या 1/4πε0। अब यहाँ ε0 है क्या, एक नया टर्म फिर आ गया। अब इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, अब परमिटिविटी है क्या, लो भाई साहब एक नया टर्म आ गया, परमिटिविटी है क्या। परमिटिविटी जो है
वो मीडियम का, अच्छा इसको हम लिखवा देते हैं, है ना। परमिटिविटी के ऊपर हम लोग आ जाएंगे, पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, है ना। पहले यहाँ क्लियर करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फोर्स के फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स के फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है, अच्छा यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो ये भी लिख लीजिए आप लोग, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, फोर्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, के Q1 Q2 बाई, है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जहाँ के क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होता है ना। और के बारे में क्या जाने, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, अभी फिर बता चुके हैं, ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक तो परमिटिविटी है, परमिटिविटी होता है क्या भी हम लोग बात कर लेंगे, है ना। इसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12। अब इसका जो भी यूनिट है इसको लोग उल्टा लेकर के लिखेंगे, यानी कि जाएंगे कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक दूसरे के ये के एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के उल्टा होता है। तो सब परमिटिविटी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना एक आध ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ सकता है ना। इसको आप लिख चुके होंगे। तो अभी हम लोग बता चुके हैं कि परमिटिविटी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे बोल दिए परमिटिविटी, है ना, ये है परमिटिविटी। एप्सिलॉन सिर्फ लिखते हैं, करेक्ट हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नॉट 0 लगा देते हैं वो फ्री स्पेस के लिए डिफाइन हो गया, और वैसे किसी भी मीडियम का हो सकता है। तो ये है क्या, है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, शॉर्टकट में लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। मीडियम मतलब जैसे कि दो चार्ज किस मीडियम में, एयर में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, तेल में रखा हुआ है, पत्थर में रखना हुआ, कहीं भी रखा हुआ हो तो वो मीडियम तो होगा, मीडियम होगा ना। तो ये एक प्रॉपर्टी मीडियम है जो, है ना, जो बताता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स, है ना, यानी डिसाइड करता है ना, कि भाई फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज कितना फोर्स लगेगा। जैसे एग्जांपल में अगर वही दो चार्ज को एयर में रखे तो उसमें लगा फोर्स, वही दो चार्ज सेम डिस्टेंस पे अगर वाटर में रख दिए तो फोर्स घट जाता है, और कितना घटा था, 80 गुना फोर्स घट जाता है। तो किसके वजह से हुआ, तो ये वाटर का परमिटिविटी के, तो वाटर के जो परमिटिविटी है एयर के परमिटिविटी से 80 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तो वो क्या डिसाइड करता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है, बस इतना ही है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हम लेते हैं किसी मीडियम, एक लिखते हैं हम लोग फ्री स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैक्यूम बोल रहे हैं। दो चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ये डिस्टेंस कितना है, R है।
दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, दोनों चार्ज के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो लगेगा के Q1 Q2, सॉरी के ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, के की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई। चूँकि ये मीडियम है तो मीडियम का हम बोल देते हैं कि ये सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम मीडियम का, एप्सिलॉन किसका है, मीडियम का है, तो 4 पाई एप्सिलॉन एम ऐसा लिख देते हैं, अब इंटू आर स्क्वायर, है ना, यानी के को 4 पाई एप्सिलॉन लिख देते हैं, ये फोर्स हो गया। यदि सेम चार्ज को, है ना, किसी हम जो वैक्यूम में रखे हुए हैं और वैक्यूम के अंदर जो है परमिटिविटी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का सेम डिस्टेंस यदि हम लोग रखे हैं, अब दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई, अब ये परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग के बोलते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए ये क्या है, डिसाइडेड है कि एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं, अब मीडियम का क्या हो गया, डेल्टा एम, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग जो है रिलेटिव ER से दिखा सकते हैं, या फिर इसको हम लोग के, भाई ये यहाँ पर ना समझना होगा, एक के जो होता है ना, ये जो के लिखते हुए हैं, के इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कैपिटल के लिख देते हैं, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ पर क्या है ये वाला, यहाँ पर भी के लिखा जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, स्मॉल के लिख देते हैं, या ER भी स्मॉल के, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं स्मॉल के, दोनों अलग अलग है, समझना है। ये डायरेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या हो गया, दोनों का रेशियो, तो ER या बाई के क्या हो जाता है कि वैक्यूम के अंदर फोर्स और किसी मीडियम के अंदर फोर्स को हम लोग क्या कर दें, डिवाइड करते हैं, है ना, तो एफ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और वही ये मीडियम के अंदर, ये FM मीडियम है, ये क्या F वैक्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2, इसको ऊपर ले जाते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कटता है, ये और ये कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, 4 पाई कट गया, तो क्या मिलता है, डेल्टा एम बाई दिस, ये मिलता है, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है ना कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है, क्या रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल के से, क्या दिखा रहे हैं, स्मॉल के से, ये है क्या, ये है ना परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, क्या है ये, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना, तो आपको इसको याद रखना है, यानी स्मॉल की है क्या, ये है EM बाई दिस, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, तो बोल सकते हैं ये दिस इज, है ना, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, या और भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्चुअली ये भी तो है, तो कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा रखता है, और हम लिख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक जो है कांस्टेंट है, वो बोल सकते हैं दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है इन वैक्यूम डिवाइड बाई इन मीडियम, इसको भी ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसका मतलब ये समझ में आ चुका है, ये समझ में आपको आ गया है, तो थोड़ा सा और एक बार आप देख लीजिए इसको, है ना, किसी मीडियम के अंदर फोर्स कितना लग रहा है, तो हम लोग डेल्टा एम को जो EM है उसको हम लोग लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। हम लोग अभी क्या क्या सीखे हैं भाई साहब, किसी मीडियम के अंदर देख रहे हैं, ठीक है ना, किसी मीडियम के अंदर मान लेते हैं जो भी मीडियम है, तो मीडियम है Q1 Q2, है ना, Q1 Q2,
Q1 Q2 दोनों के बीच में क्या है, मीडियम है, ऐसे मीडियम है। अब क्वेश्चन देता है कि भाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मान लेते हैं कि इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं जो स्मॉल के इसका वैल्यू दे दिया 2, क्वेश्चन दिया रहेगा यदि एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, उसके ऊपर 2 चार्ज डाल दिए हैं जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है r है, तो फोर्स कितना लगेगा। तो भाई फोर्स पहले बता चुके हैं क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, है ना, एप्सिलॉन मीडियम, इसके अंदर क्या है एप्सिलॉन परमिटिविटी क्या एप्सिलॉन मीडियम इंटू आर स्क्वायर। और अभी भी पढ़े कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के टर्म में इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई, है ना, ये क्या हो जाएगा, है ना, K 4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 पाई K स्मॉल K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और क्या देखिए स्मॉल K को बाहर लिख देते हैं, है ना, स्मॉल K तो हो जाएगा Q1 Q2, है ना, इंटू स्मॉल K, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और कह सकते हैं ये 4 पाई K को ऊपर लिख देते हैं, तो क्या लिख दें इसको हम लोग K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या है स्मॉल क्या, ये K क्या है, ये है कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये, और ये K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी ये फॉर्मूला आ गया, ये यानी यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, इसी को हम इसको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिख दिए, ऐसा लिख दिए, बात समझ में आ रहा है। अब जो भी है ये क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, तो इसको लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट मान लेते इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, और इसका वैल्यू कितना है 2 है, यदि इसको लोग 2 पुट कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, है ना, इतना तो मान के चलते ये ओरिजिनल है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K का वैल्यू कितना है 2, यानी जो फोर्स है वो फोर्स से कितना हो गया 1/2, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने से, है ना, क्या हो गया उतना वैल्यू घट जाता है। यदि इसके बाद समझ लीजिए, दोबारा इसको समझाएंगे तब आपके दिमाग में जो है और क्लियर हो जाए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट्स को जो है यहीं पे यही जो पोर्शन है ना, इसी पोर्शन पे कंफ्यूजन होता है, और जहाँ ये क्वेश्चन पूछता है ना, उन लोग का दिमाग सुन्न हो जाता है, क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। तो इसको जो है पूरे चीज को एक बार में हम समझाना चाहेंगे, वो ये कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भी हो उतना से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है जितना भी है, ये तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला हो गया, उसमें क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो गया, यानी एक जनरल फॉर्मूला हम बोल देते हैं, जनरल फॉर्मूला बोल देते हैं, है ना। तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है ना। क्योंकि हम लोग फ्री स्पेस में पढ़ते हैं, तो फ्री स्पेस का है मालूम आपको कि फ्री स्पेस का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसीलिए जो फ्री स्पेस के लिए, यानी फ्री स्पेस या फिर एयर, बात एक ही है, या फिर वैक्यूम, एक ही चीज हुआ, है ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, K Q1 Q2 बाई इसका वैल्यू 1 है आर स्क्वायर, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, है ना। ये K फिर बता दें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जिसका K का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। हाँ, ये फ्री स्पेस का तो ये हो गया, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक के टर्म में दिया रहेगा, है ना। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला है, इसको ऐसे याद रखना है ना। फ्री स्पेस के लिए 1 होता है तो डायरेक्टली ये हो जाता है फ्री स्पेस के लिए, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन ऐसा दे दे कि फाइंड फोर्स, मान लेते हैं किसी मीडियम में, है ना, फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम ऑफ
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना है 4 है ना। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालिए, जैसे शॉर्टकट बता रहे हैं, दो चार्ज कुछ भी दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो जनरल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर और साथ में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना ज़्यादा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है क्या किसी मीडियम में डालने से डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना उतना टाइम्स क्या घट जाता है, हाँ उतना टाइम्स घट जाता है। जिसके साथ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या K है, तो K का यहाँ पुट करेंगे K Q2 R स्क्वायर डिवाइड बाई 4, K की वैल्यू क्या है 4, तो 4 टाइम्स क्या हो गया, ये घट गया। वैसे ही वाटर का ना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो ये 80 गुना जो है फोर्स घट जाता है। बात समझ में आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो K का वैल्यू यहाँ पर हम 4 पुट कर दिए। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन एक हम लिख देते हैं, और अगला क्लास में जो है ना इसका इस टॉपिक के ऊपर जितना क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिया करेंगे, है ना, कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन एक अपने से हम आपको दे देते हैं, और जो भी क्वेश्चन देंगे वो भी आया हुआ है, तो ऐसा नहीं समझना है। ऐसा क्वेश्चन है, इफ टू चार्ज है ना इन फ्री स्पेस, if force between two charge, if force है ना between, क्वेश्चन क्या है याद रखेंगे, if force between two charge in free space is F नोट, है ना, इज F नोट, और F नेट की वैल्यू दे चुका है, मान लेते हैं 100 न्यूटन। कितना है 100 न्यूटन, ठीक है। यदि दो चार्ज फ्री स्पेस में रखा हुआ है या एयर में रखा हुआ है, तो उसके बीच में फोर्स कितना दे रखा है F नोट, या मान लेते हैं 100 न्यूटन। देन फाइंड फोर्स बिटवीन सेम चार्ज kept at same distance in medium of dielectric constant K is equal to 5। एकदम गोबर क्वेश्चन हो गया, है ना, गोबर क्वेश्चन हो गया, एकदम गोबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि वैक्यूम के अंदर फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन, है ना। वैक्यूम के अंदर फोर्स कितना होता है ना, फोर्स यानी F नोट की वैल्यू कितना है K Q2 R स्क्वायर, और ये F नोट की वैल्यू कितना दे रखा है 100 न्यूटन, ठीक है। तो मीडियम के अंदर कितना हो जाएगा फोर्स, तो मीडियम के अंदर जितना फोर्स है यानी K Q2 R स्क्वायर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, यानी ये क्या दे रखा है आपको F नोट दे रखा है, कितना डायरेक्ट कांस्टेंट है 5 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब F नोट की वैल्यू कितना है 100/5, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। यदि किसी मीडियम में डाल दिए तो फोर्स घट के कितना हो गया 5 न्यूटन, या फिर ऐसे भी समझ सकते थे, है ना। फोर्स डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे ही बना सकते थे इसको, है ना। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम, और फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम में कितना है 100 न्यूटन है, और K कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। ऐसा भी कर सकते थे, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे समझ जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन दे देगा तो 67 बन जाएगा। इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, ये टॉपिक हम कवर कर लिए पूरी तरह। अब थोड़ा सा K के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि K का SI यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट क्या होगा, भाई इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिलहाल तो हम लोग अभी परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ही रह गए, तो इसको जो है लिख लिए होंगे, है ना। आपको समय दे रहे हैं लिखने के लिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये,
है ना। बात अलग है कि डेटा उसमें 200 न्यूटन होगा, डायरेक्ट कांस्टेंट 5 या 4 या 2 कैसा भी होगा, यानी क्वेश्चन यही है, हम डेटा बस चेंज करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हो गया आपका। अब हम लोग बात कर रहे थे के के बारे में, है ना। जब भी के बारे में पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में क्या पूछेगा, के बारे में क्या पूछेगा, है ना। के बारे में पूछेगा पहला कि भाई SI यूनिट क्या होगा, हो सकता है कि आप लोग कभी भूल जाएं, है ना। दूसरा क्या पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, पूछा हुआ है, ठीक है। तो मान के चलो हमको तो याद है कि भाई के का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि आप भूल जाइए तो क्या कीजिएगा, है ना, ऐसे निकालिएगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फोर्स आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। अब इसका SI यूनिट हम निकाल के देखते हैं। फोर्स क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस आर क्या है, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। चार्ज 2 को है, चार्ज का कूलम, एक और चार्ज है कूलम, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे याद हो जाएगा, ऐसा याद हो जाएगा, ठीक है। वहीं फिर डायमेंशन निकालने का बात आ गया, फिर डायमेंशन, तो डायमेंशन उसी प्रकार निकाल देंगे। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अब यह फोर्स है, हम जब भी पढ़ाते हैं यूनिट डायमेंशन, उसमें सबसे पहले यही कहते हैं कि फोर्स और वर्क डन का, वर्क डन हो एनर्जी हो, बात एक ही है, तो फोर्स और वर्क डन का डायमेंशन याद होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन याद रखना चाहिए, वो क्या होता है, mL/t-2। वही अगर एनर्जी या फिर वर्क डन का आ गया तो होता है mL²t-2। ये याद रहना चाहिए, है ना, जनरली सबको याद आता है। फोर्स का क्या हो जाएगा, mL/t-2, डिस्टेंस का हो गया L²। चार्ज का क्या होता है, AT। भाई चार्ज को यदि भूल जाओ तो करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बटा समय, हम लिखवाए हैं क्लास में। और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो डायमेंशन करंट का A और टाइम का T, तो ऐसे याद रखना है। तो एक चार्ज का AT और दूसरा एक और है क्या है, AT, 2 चार्ज का, ठीक है। तो देखो mL इंटू L²L³, T के पावर यहाँ क्या है 2, T2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा -4, A ऊपर जाएगा तो A-2, इसको ये होगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा है, ठीक है। भाई जिसको के बारे में पता होगा वो तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी जान जाएगा ना। ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ देगा, ये क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना। अब इसके बारे में पूछेगा कि भाई इसका तो वैल्यू आपको पता है, हम बता चुके हैं, है ना, 8.85 10⁻⁻12। इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इसको SI यूनिट निकालने के लिए, है ना, आपको तो पता है कि के इक्वल टू क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिख सकते हैं, दिस इज 1/4 के, 4 के, इसको लोग ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो आपको दिख रहा है 4 तो एक वैल्यू है ना, उसका कोई डायमेंशन SI यूनिट नहीं होता है, तो बोल सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो 1/k के बराबर है, यानी इसका जो SI यूनिट होगा, है ना, के का उल्टा होगा। यानी के का क्या है, के का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और डायमेंशन कितना है, mL³ T-4 A-2। इससे क्या हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। वही डायमेंशन क्या हो जाएगा, उसको उल्टा कर देते हैं, तो m+1 है तो m-1 हो गया, L³ है तो L-3 हो गया, T के पावर -4 है तो T² हो गया, ये क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए। यहाँ से जितना पढ़ाए हैं, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन निकलेगा, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। और जितना पढ़ा रहे हैं वो एज ए CUET के तो है ही, है ना, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, है ना, बहुत अच्छा है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल जो है इसको जो है आप नोट्स बना के रखिए, जितना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट जो है एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। चलिए ओके, थैंक यू।